Hello students, how's you all? I hope you all are good. So we come again with you and today we are doing class 11 physics chapter 3 and name of the chapter is motion in a straight line, and today we are doing NCERT textual question answer, and this is the part 1 students. We are doing all these questions. It may be covering 3-4 parts. Okay, so stay tuned with that topics so that all the numericals are clear. Okay students, so now we can start. So see on your screen, this is question number 1 student. What the question number 1 is saying to us? Question number 1 is saying to us, in which of the following example of motion can the body be considered approximately a point object? See student, what the question is saying to us? Question is saying to us कि हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और हमें ये बताना है कि क्या उन सिचुएशंस में जो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, क्या उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं. तो व्हाट इज द फर्स्ट केस? ए फर्स्ट केस इज सेइंग ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशंस. एक रेलवे कैरेज है, 2 स्टेशंस के बीच में मूव कर रही है बिना किसी जर्क के, बिना किसी रुकावट के. ओके, सो आपको यहाँ बताना है कि क्या वहाँ पे हम कैरेज को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सेकेंड पार्ट इज सेइंग टू अस, दैट इज पार्ट बी, ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. एक आदमी है जिसकी टॉप पे मंकी बैठा हुआ है और वो आदमी कंटिन्यू एक सर्कुलर पाथ में साइकिल चला रहा है. सर्कुलर पाथ में साइकिल चला रहा है. काइंडली नोट दैट पॉइंट. थर्ड सी पार्ट इज सेइंग टू अस, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड. एक घूमती हुई क्रिकेट बॉल टर्न्स करती है शार्पली, जब वो ग्राउंड से हीट करती, ग्राउंड को जाकर टकराती है तो वापस भी आती है, टर्न करती है. तब हमें वहां पे बताना है क्या हम बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करें या ना करें. एंड द डी पार्ट इज सेइंग द टम्बलिंग बीकर, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल. एक गिलास का टुकड़ा या गिलास का कोई बीकर है वो टूट गया है स्लिप होके टेबल के एज से, तो क्या आप उसको कंसीडर करोगे एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो स्टूडेंट्स चलो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या इन केसेस में, इन सिचुएशंस में हम इन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करें या ना करें. ठीक है बेटा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आंसर नंबर 1. What the answer number 1? A part is saying a railway carriage moving without jerks between 2 stations. 2 stations के बीच में एक रेलवे कैरेज है. ठीक है बेटा. तो सी द कैरेज कैन बी कंसिडर्ड, हम जो हमारा ये कैरेज है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन किस केस में कर सकते हैं? देखो बेटा, सिचुएशन आपको देखना है. इसने कहा कर सकते हैं. ओके, कैसे कर सकते हैं बताइए, मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज 2 स्टेशन की डिस्टेंस है, मान लो ये हमारा स्टेशन 1, ये हमारा स्टेशन 2 और बीच में हमारा का, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी लार्ज है, बहुत ज्यादा है. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ. पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगी? अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस उनके साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो हम उसको कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट.
ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रेलवे कैरेज. दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग दिस रेलवे कैरेज एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ वी आर डूइंग द पार्ट बी. व्हाट द पार्ट बी सेइंग? पार्ट बी सेइंग, अब इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, अदरवाइज काफी इजी है. देखो, ये कह रहा है कि मंकी एक मैन है, उसके यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है और वो मैन साइकिल चला रहा है, ठीक है, अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक. तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. कैसे हो सकता और कैसे नहीं हो सकता? लिसन, इफ जो सर्कुलर ट्रैक है हमारा, इफ सर्कुलर ट्रैक इज स्मॉल, अगर हमारा सर्कुलर ट्रैक जो ये सर्कल है ये छोटा है, स्मॉल रेडियस का है, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा. इफ सर्कल इज सो बिग, इफ सर्कल इज सो बिग, इफ सर्कल इज सो बिग, सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, देन वी कैन कॉल दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी आर डूइंग पार्ट सी. ठीक है बेटा. सो व्हाट पार्ट सी इज सेइंग टू अस? Part C is saying to us a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. क्या एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल भी को हम भी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं? अभी कोई बॉल है, ठीक है, एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, वो जाके ग्राउंड से हिट करती है. अब ये ग्राउंड से जाके हिट करती है, इसने वापस टर्न किया, तो क्या आप यहाँ पे इस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, नॉट कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे बेटा, बिकॉज द साइज ऑफ द स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इज क्वाइट अप्रिशिएबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस थ्रू विच द बॉल में टर्न. बिकॉज जो बॉल का साइज है और जितनी डिस्टेंस उसने टर्न किया है वो साइज कंपेरेबल है, मीन्स एक जैसा सा साइज है, ज्यादा कोई साइज में डिफरेंस नहीं आया है. नाउ वी आर डूइंग पार्ट डी. पार्ट डी क्या कह रहा है हमें? पार्ट डी इज सेइंग टम्बलिंग बीकर दैट हैज फॉलन स्लिप ऑफ द एज ऑफ द टेबल. जो हमारा बीकर है वो मतलब टेबल के एज से स्लिप हो गया, टेबल से गिर गया है. अब मान लो ये आपका टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई कांच का टुकड़ा कोई बीकर रखा हुआ है वो नीचे गिर जाए तो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा. तो हम ये नहीं कहेंगे कि टेबल के बीच में कुछ ज़्यादा बड़ा गैप है, तो हम यहाँ पर जो ये कांच के टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इनको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन बेटा. सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग टू अस. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग टू अस, you can see in the graph, that is we are having a graph, and in that this is the position time graph, that is xt graph. We are having two children A and B returning from their school. O is the school and P and Q are their home. तो हमें पिक्चर को देखते हुए कुछ आंसर्स बताने हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं. सबसे पहला है कि A B live closer to the school than B, कि A B के स्कूल के ज़्यादा क्लोज है या बी स्कूल के ज़्यादा क्लोज है. तो वो तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी, उसी के भी आप हम करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि ए बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, कि पहले स्कूल में जाना कौन स्टार्ट करता है. फिर ए बी वो फर्स्ट है, ए फास्ट चल रहा है या बी फास्ट चल रहा है. डी पार्ट में क्या कह रहा है? ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम. तो घर पे जब पहुंचते हैं तो क्या वो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं या डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं. उसके
उसके बाद आपका लास्ट है ए बी ओवरटेक्स ऑन द रोड। क्या ए बी को ओवरटेक करता है या बी ए को ओवरटेक करता है? तो चलो बेटा इसको करते हैं। साथ साथ हमें इसकी ग्राफिकल सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज सारा क्वेश्चन इस ग्राफ पे ही बेस्ड है और उसी को देख के हम करेंगे। तो ग्राफ्स का आपको ध्यान रखना है बेटा। चलो अब इसको करते हैं। So this is the solution of question number 2 and this is the graph. This is xt graph beta and this is O, that is school. Okay. और ये बच्चों के घर है, एक घर यहाँ पे है और एक घर यहाँ, ठीक है। ये ए का घर है और ये बी का घर, ठीक है। ए का घर P है और B का घर Q। ये A का घर है और ये B का घर है, ठीक है बेटा। चलो अब हम इनको बटन पे डाल देते हैं। दीज आर द कंडीशन फॉर P एंड जो इनकी टाइम लिमिट है वो सेम है बेटा। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी लिव क्लोजर टू स्कूल देन बी, कि कौन ज्यादा स्कूल के क्लोज है। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ओ हमारा स्कूल है, दिस इज पी, ठीक है, दिस इज पी एंड दिस इज पी। तो ओपी एंड ओपी, ओपी ये के घर की डिस्टेंस है बिकॉज ये एक्स है, ये एक्स को शो कर रहा है ना डिस्टेंस को, और ये किसको शो कर रहा है, टाइम। तो OP बड़ा है या OQ बड़ा है? तो बेटा आपको पता है कि OQ बड़ा है। अगर OQ बड़ा है तो इसका मतलब OP कहाँ है, क्लोजर, यानी कि A इज क्लोजर टू स्कूल। A स्कूल के क्लोज रहता है, A स्कूल के क्लोज रहता है। उसके बाद AB स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B। आपको ये बताना है कि स्कूल से पहले चलना कौन शुरू करता है। आपको अलग से दिखाई दे रहा है बेटा, पहले कौन चलना शुरू कर रहा है, जब हमारा x भी 0 है, t भी 0 है, ठीक है। क्योंकि जब A ने चलना शुरू करा ना तो टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। लेकिन जब B ने चलना शुरू करा ना तो वो उसने कुछ टाइम ले लिया, ठीक है। यहाँ से तो B ने चलना शुरू करा, यहाँ से A ने, तो पहले कौन चला बेटा, पहले हमारा A ने पहले स्टार्ट किया, A स्टार्ट हो फर्स्ट, A ने पहले चलना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट सी, पार्ट सी क्या कह रहा है बेटा, हमें पार्ट सी से ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, इरेज कर दिया, 1 सेकेंड। P Q ये हमारा A का पार्ट था, ये हमारा B का, ये टाइम ग्राफ और ये एक्स ग्राफ। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी में आपको बोल रहा है ए बी वॉक्स फास्टर देन, कि कौन फास्ट चलता है, क्योंकि जो स्लोप है वो एक्सटी ग्राफ का क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो जो स्लोप है वो किसका बड़ा है, ए का बड़ा है या बी का, क्योंकि आपको पता है स्लोप ओ एक्सटी ग्राफ किसको शो करता है, वेलोसिटी को। तो आप ये देखो किसका स्लोप बड़ा है, तो स्लोप किसका ज्यादा है बेटा, बी का, क्योंकि स्लोप बी का ज्यादा है तो बी की स्पीड ए के कंपेयर में फास्ट है, तो बी वॉक फास्टर देन ए। नाउ पार्ट डी, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। तो अब टाइम वाली लाइन देखो बेटा, ए और बी दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचे हैं। तो डी पार्ट का क्या रहेगा कि दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचेंगे, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचेंगे। उसके बाद आपका क्या है बेटा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है ई में क्या कह रहा है, ए बी ओवरटेक ऑन द रोड। तो आप ये बताओ ए और बी ओवरटेक इस पॉइंट पे हो रहे हैं ना, ए ओवरटेक कर रहा है या बी ओवरटेक कर रहा है। तो बाद में चलना किसने शुरू करा था, बी ने, तो बी ओवरटेक ए, बी ओवरटेक ए। Okay, now we are doing question number 3. So on your screen this is question number 3
Question number 3 is saying a woman start from her home at 9 a.m. Walk with a speed of 5 km per hour on a straight road up to office 2.5 km away. एक वीमेन है, वो अपने घर से चलती है और उसका घर से उसका ऑफिस 2.5 किलोमीटर दूर है, 2.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो सुबह पैदल जाती है और तब उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो शाम को वापस आती है ऑफिस से 5 बजे, तो वो ऑटो से आती है और जब ऑटो से आएगी तो ऑटो की स्पीड तो ज़्यादा होगी और ऑटो की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है स्टूडेंट, चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ फॉर हर मोशन। आपको एक स्केल अपने अकॉर्डिंग चूज करना है और एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द सुटेबल स्केल एंड अकॉर्डिंग टू हर मोशन, कि वो कैसा मोशन फॉलो करती है जाते टाइम और कैसा मोशन फॉलो करती है आते टाइम। चलो अब इसको करते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ वी आर डूइंग, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। टाइम टेकिंग इन रीचिंग ऑफिस, पहले हम निकालेंगे उसका जाने का टाइम। टाइम टेकन इन रीचिंग ऑफिस, जब वो ऑफिस जाती है तब वो कितना टाइम लेती है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, s बाई वी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस कितनी है 2.5, डिस्टेंस कितना है 2.5 और जब जा रही है तो वेलोसिटी कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा आपका ये 0.5 आवर। तो जाते टाइम उसको कितना टाइम लगता है 0.5 आवर, यानी कि आधा घंटा लगता है। ठीक है, और जब वो वापस आती है, टाइम टेकन इन रिटर्न की टाइम टेकन व्हेन शी रिटर्न बैक, व्हेन शी कम टू होम फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से वापस आती है तो उसको डिस्टेंस तो वही रहा बेटा 2.5, टाइम कितना लिया उसने 25, तो अब कितना हो जाएगा 0.1 आवर। ठीक है, तब उसको इतना टाइम लगा। 0.1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, और इनटू में 60, अगर मिनट में चेंज करना चाहते हो तो उसको आते टाइम लगे 6 मिनट। इसको हम आवर में चेंज करें तो 5/10 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, तो उसको जाने में लगते हैं 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट, और आने में लगते हैं 6 मिनट। तो अब हमें इसका एक अकॉर्डिंग, तो आप इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। चलो, तो ग्राफ बनेगा एक्सटी ग्राफ। ग्राफ क्या बनेगा अपना, एक्सटी ग्राफ बनेगा बेटा। ठीक है, तो हम इसका एक्सटी ग्राफ बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स, दिस इज द ग्राफ, दैट इज एक्सटी ग्राफ ऑफ question number 3. We are continuing. So what the question is saying to us, that is she is starting, ये इसका ऑफिस है बेटा, तो she is starting at 9 AM, क्वेश्चन और ये चलती है तो 5 मिनट बाद वो, सॉरी आधे घंटे बाद वो ऑफिस में पहुंच जाती है। सपोज दिस इज द हाफ आवर। ठीक है, तो आधे घंटे बाद वो ऑफिस में पहुंच जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, जब वो ऑफिस से वापस आती है, तो ऑफिस से जब वापस आ रही है तो उसका जो ऑफिस का छुट्टी का टाइम है वो 5 बजे। उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 5 मिनट, और यू कैन से 6 मिनट अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर उसको आने में 6 मिनट लग रही है तो आप क्या करोगे कि वो वापस आएगी 6 मिनट के अंदर। इट मीन्स यू कैन से दैट डिस्टेंस तो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, बट जाने का जो उसका टाइम है, जाने का टाइम है उसका 9 बजे, और वो आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाती है, और आने का टाइम है उसका 5 बजे। 5 बजे ऑफिस से चलती है और आफ्टर 6 मिनट शी इज कमिंग बैक टू हर होम। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, बट द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग टू अस ए ड्रंक वॉकिंग ए नैरो लेन। कोई बंदा है, इसने ड्रंक कर रखा है, उसने पी रखी है बहुत अच्छे वाली, और वो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड रखता है और 3 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब 5 स्टेप्स आगे चल रहा है और उसके बाद 3 स्टेप्स पीछे चल रहा है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल वो कितने स्टेप्स अफेक्टिव डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर कवर कर रहा है।
वो 5 स्टेप्स आगे रखता है, 3 स्टेप्स पीछे रखता है। हर स्टेप्स 1 मीटर लॉन्ग है उसका, और एक स्टेप में वो 1 सेकेंड लेता है। आपको डिटरमाइन करना है हाउ लॉन्ग द ड्रम टेक्स टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। वो अगर किसी पॉइंट से स्टार्टअप करता है और 13 मीटर यानी कि 13 मीटर दूर एक पिट रखा हुआ खड्डा है, वो उसमें कब गिरेगा, कितने स्टेप्स कवर करेगा उस खड्डे में गिरने के लिए, और कितना टाइम लेगा, वो आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो नाउ वी कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. See students, this is the solution of question number 4, and we know that he is taking 5 steps forward and 3 steps backward. Okay, and total distance covered by him is 2 meter. तो जब वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा तो टोटल 8 स्टेप्स ले रहा है। फिर से उसने 2 मीटर कवर करा, 8 स्टेप्स लिए। फिर से 2 मीटर कवर करा, 8 स्टेप्स लिए, मतलब 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड। फिर से उसने 2 मीटर कवर करा तो 8 स्टेप्स लिए। अब जब वो 5 अब आगे बढ़ेगा तो फिर से 5 स्टेप्स लेगा, पहले 1 2 3 4 5। तो बेटा ये 5th स्टेप में गिर ही जाएगा, क्योंकि उसको पीछे आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसने टोटल 5 स्टेप्स है। टोटल स्टेप्स कितने हो गए बेटा? 8 8 8 8 8। तो ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस 5, तो 37 स्टेप्स लेगा बेटा वो पिट में। जब वो गिरेगा तो 37 स्टेप्स लेगा। उसका एक स्टेप्स कितने सेकंड का है बेटा? 1 सेकंड का। तो टाइम भी कितना लेगा वो? 37 सेकंड लेगा। कितना टाइम लेगा बेटा? 37 सेकंड। सो आपको समझ आया बेटा? जो ड्रंक मैन है 5 स्टेप्स आगे चल रहा है और फिर 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स पीछे चल रहा है। तो वो कह रहा है कि 8 स्टेप्स में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 2 मीटर डिस्टेंस 8 स्टेप्स में कवर हो रहे हैं, फिर 2 मीटर डिस्टेंस 8 स्टेप्स में कवर हो रहे हैं, फिर से 2 मीटर डिस्टेंस 8 स्टेप्स में कवर हो रहे हैं। तो जब ये 8th पे पहुंचेगा, 8th वाले मीटर डिस्टेंस पे, तो आगे जब 5 स्टेप चलेगा तो पीछे आने का मौका भी नहीं मिलेगा बेटा। 5th स्टेप में वो पिट में गिर जाएगा। इसलिए हमारे पास टोटल स्टेप्स रहेंगे 37 और टाइम भी उसको लगेगा 37 सेकेंड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. In the next part, we are doing question number 5. So stay connected with us, beta. I hope this is very helpful for you. So thank you so much, students. Take care. Have a nice day.